बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये डाइवर्टिकुलाइटिस जो है उसके बारे में है। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बात की है कि डाइवर्टिकुलाइटिस एंड डाइवर्टिकुलोसिस जो है वो एसोसिएटेड हेल्थ इश्यूज हैं। डाइटरी मैनेजमेंट है, ये दोनों की डिफरेंट है, तो इसलिए आज हम ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करेंगे और नेक्स्ट टाइम जो हम डाइवर्टिकुलोसिस जो है उसकी बात करेंगे। तो पहले मैं आपको कुछ वीडियो ट्यूटोरियल जो है उनमें से गो थ्रू करूंगा। इनमें से जो फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है वो बेसिकली फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में है। काफी अच्छा जो है वो किसी इंडिविजुअल ने उसको तैयार किया हुआ है, तो वो पैकेज आप देखिएगा और उसके बाद फिर हम डाइवर्टिकुलोसिस और डाइवर्टिकुलाइटिस जो है ना उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो वीडियो सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको आज का जो डिसऑर्डर है उसके बारे में बताना मुनासिब समझता हूँ। तो बेसिकली diverticulitis is a condition that occurs when a person has problems from small pouches or sacs-like structures that have formed and pushed outward through the weak spots in the colon wall। तो बेसिकली डाइवर्टिकुलाइटिस है, ये डाइवर्टिकुला उसको आप पहले ज़हन में रखें, और ये कॉलन पार्ट आप देख लें। लार्ज इंटेस्टाइन का जो कॉलन पार्ट है वहां पे ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। तो ये एक जो स्ट्रक्चर है इसको हम डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, और एक से ज्यादा अगर स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसको हम डाइवर्टिकुला बोलते हैं। और having more than one diverticula in the colon is known as diverticulosis. So merely presence of diverticula in the colon part of the intestine is known as diverticulosis। सिर्फ डाइवर्टिक, और ये इंडिविजुअल जो है ये एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। अमूमन इंडिविजुअल को बिल्कुल पता नहीं चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम हो चुकी है। और होती कहाँ पे है? जहाँ पे हम डाइटरी फाइबर वाली फूड्स जो है उनका इस्तेमाल कम करते हैं, प्रोसेस्ड फूड जो है उनको ज्यादा यूज करते हैं। एज के साथ भी इसकी एसोसिएशन है, कुछ और फैक्टर्स भी हैं, लेकिन मेन यही समझा जाता है कि हमारा जो डाइटरी लाइफस्टाइल है और जो डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं वो इसकी मेजर काज है। तो ओल्ड एज में जाके स्पेशली जो है ना 40+ ईयर्स में ये इशू जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उस वक्त हमारा जो डाइटरी सिस्टम है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। तो इसको अगर हम यहाँ पे विजुलाइज करें तो आपको ये इंटीरियर पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और उसके अंदर आपको ये पॉकेट्स नजर आ रहे हैं। अब ये पॉकेट्स प्रॉब्लम क्या करते हैं कि जब यहाँ से काइम बेसिकली बोलस था जिसको हमने इंजेस्ट किया था, और जब वो स्टोमक के अंदर ब्रेक डाउन होके स्टफ जो बन गया तो उसको हमने काइम का नाम दिया था, CHYME। अब वो स्टफ जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ, और वहां पे जो एसोसिएटेड ऑर्गन थे जिसमें लिवर शामिल था उसने गॉल ब्लैडर के थ्रू वहां पे बाइल सिक्रीशन पोर की, और इसी तरह पिंक्रियाज जो उसने अपनी सिक्रीशन पोर की, और वहां पे भी कुछ मेटाबॉलिज्म सॉरी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फैसिलिटेट हुआ। मेनली फैट जो है उसकी डाइजेशन हुई, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में वहां पे बहुत ज्यादा नंबर में जो विलाइज एग्जिस्ट करते हैं उन्होंने उसकी एब्जॉर्प्शन की, और फिर जो स्टफ जो है वो जब ट्रांजिट करता करता लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आया तो अब उसमें से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स जो है वो अब्सॉर्ब हो चुके हैं। अब ये जो हार्ड सा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बेसिकली जिसको हम पू बोलते हैं, तो ये स्ट्रक्चर जो है ये फीकल मास्ट है, इसने टेम्पोररी स्टोरेज होना है रेक्टम में आके, और अल्टीमेटली इसने बॉडी से एग्जिट करना है। तो अगर ये जो फिल्थी या कंटेमिनेटेड जो पोर्शन है अगर ये डाइवर्टिकुला के अंदर डिपॉजिट होना शुरू कर दे तो फिर वहां पे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हैं। तो जो ये दूसरा कंपोनेंट है हमारा वो डाइवर्टिकुलाइटिस। बेसिकली यही डाइवर्टिकुला जब इनके अंदर कोई पस पड़ जाए, कोई स्टफ जो है वो स्टफ कर जाए, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी।
तो इन्फेक्शन की वजह से या किसी और वजह से जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो फिर अल्टीमेटली इसको हम डाइवर्टिकुलाइटिस बोलेंगे। और ये सिम्टोमेटिक है, इसमें स्टूल के साथ जो है वो ब्लड जो है ना वो भी आएगा, ठीक है। तो एक इंडिकेटर इसका ये भी होता है। और इसके अलावा इसमें चूंकि इन्फ्लेमेशन हो चुकी है तो इसमें फीवर हो जाना, इसमें चिल फील करना, इसमें लोअर पार्ट लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल जब वहां पे पेन फील करना, ये भी इसके इंडिकेटर्स में शामिल है। तो यहाँ पे भी आप दोबारा हम आते हैं लेफ्ट साइड पे, तो ये इंटीरियर पार्ट था। और ये एक्सटीरियर पार्ट में भी आप ये देखें, आपको राउंड फॉर्म में ये बल्ज नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये किसी इंडिविजुअल की लार्ज इंटेस्टाइन है और उसमें आपको ये जो सैक लाइक, पॉकेट लाइक, बल्जिंग टाइप के जो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको हम डाइवर्टिकुलम बोलते हैं। और एक से ज्यादा होंगे तो डाइवर्टिकुला कहलाएंगे। और जब किसी बंदे के अंदर ये डाइवर्टिकुला पाए जाते हैं तो इस कंडीशन को हम डाइवर्टिकुलोसिस बोलते हैं। और डाइवर्टिकुलोसिस की जो सीवियर फॉर्म है कि जिसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, ठीक है, उसको फिर हम डाइवर्टिकुलाइटिस का नाम देते हैं। तो होपफुली अब आपको इस चीज का आइडिया हो गया होगा कि डाइवर्टिकुलाइटिस इज बेसिकली अ कंडीशन that occurs when a person has a problem from small pouches or sacs that have formed and pushed outward through the weak spots in the colon wall। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं भाई। ये मैं आपको पहले ही आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग करवा चुका हूँ कि व्हाट इज डाइवर्टिकुलम एंड व्हाट इज डाइवर्टिकुला एंड व्हाट इज डाइवर्टिकुलोसिस। Diverticulitis is a common disorder, especially in older people. The condition is rarely seen in people under the age of 30 and is almost common in those above 60। तो इसका मतलब है कि एजिंग भी एक फैक्टर है इसके होने में, ठीक है। और ओल्ड एज में जाके जब डाइटरी प्रैक्टिसेस बदल हो जाती हैं, स्पेशली फ्रूट वेजिटेबल का इनटेक जब वो इंडिविजुअल नहीं कैरी कर पाता, इस सेंस में कि उसके टीथ या बकल कैविटी उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती। सेकंड, फिर वो पानी का इनटेक अगर वो कम रखता है तो उसकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में ज्यादातर रहती है। तो अल्टीमेटली जो उसका कायम है वो जब ट्रांजिट कर रहा होगा और स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो एब्जॉर्प्शन जब वहां पे, तो फीकल मास जो है वो ज्यादा हार्ड फॉर्म में आ जाएगा। और ये हार्ड फॉर्म जो है ये बेसिकली प्रेशर बिल्ड करती है, और स्पेशली जो लार्ज इंटेस्टाइन का सिग्मॉइड पोर्शन जो है वो पोर्शन जो कि ज्यादा नैरो है, वहां पे ये प्रेशर जो है वो ज्यादा बिल्ड होता है। और कंटिन्यूस इसका बिल्ड रहना जो है वो एक दिन ऐसी कंडीशन आती है कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेयर्स हैं वो कह लें कि वीक होने की वजह से वहां से बल्ज कर जाती है। इसके अलावा मेन और वुमेन दोनों के अंदर पाई जाती है। तो जेनेटिकली अगर हम देखें, सेक्स वाइज अगर हम देखें तो इसमें कोई तमीज नहीं है कि ये मेल में ज्यादा होती है या फीमेल में ज्यादा होती है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एबनॉर्मल कंट्रैक्शन एंड स्पाज्म, तो कंट्रैक्शन की मैंने आपसे पहले बात की है, और स्पाज्म जो है ये बेसिकली रिजल्टिंग इन इंटरमिटेंट हाई प्रेशर इन द colon may cause diverticula to form in a weak spot of the intestinal wall। ठीक है, तो स्पाज्म जो है ये बेसिकली जंक को कहते हैं, फालतू मटेरियल को कहते हैं, ठीक है। और अबनॉर्मल कंट्रैक्शन जो है, नॉर्मल क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होनी चाहिए। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का फायदा क्या है कि जो फूड स्टफ है उसकी मिक्सिंग भी होती जाती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसके साथ साथ इसकी मूवमेंट भी होती जाती है टुवर्ड्स एनस साइड या टुवर्ड्स एग्जिट साइड। लो फाइबर डाइट्स में प्ले अ रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटिकुलोसिस। In rural Africa, the problem is less, and the main reason that they are using the fiber-rich foods, especially corn, sorghum. The cereals they are using is rich in fiber. So ultimately, this problem is less in Africa and is more concentrated towards those countries where refined food products are more used, where processed foods are more used। और आप समझते हैं कि मैं किन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। ये यूएसए हो सकता है, ये कनाडा हो सकता है, ये यूरोपियन कंट्री हो सकते हैं।
और वो कंट्रीज जिनकी इकोनॉमी जो है वो काफी बेहतर हो गई है और पीपल्स की परचेजिंग पावर ज्यादा हो गई है और वो ज्यादातर जो स्टफ है वो मार्केट से लेके जो है वो रेडी टू यूज फॉर्म में यूज करते हैं। इसके अलावा जेनेटिक भी इसको लिंक किया जाता है और जेनेटिक में मेन फैक्टर जो है वो इसमें यही आता है कि डाइटरी हैबिट्स जो है ना वो फैमिलीज के अंदर डेवलप हो जाती हैं। हैबिट्स डेवलप हो जाना, फॉर एग्जांपल एक फैमिली जो है ना वो मीट खाती है ज्यादा, तो रेड मीट एक ट्रिगरिंग फैक्टर समझा जाता है, तो रेड मीट ज्यादा यूज करना, ठीक है। या किसी फैमिली में जूसेस जो है वो प्रेफर किए जाते हैं एज कम्पेयर टू फ्रूट्स रॉ वेजिटेबल्स, तो वहां पे इसके होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। तो बेसिकली जो हम फैमिली में इसको कहते हैं ना ये रन करती है, तो वो भी बेसिकली हमारी पुअर हैबिट्स की वजह से ये चीजें जो है वो डेवलप होती हैं। तो इसकी 4 स्टेजेस हैं भाई। डाइवर्टिकुलाइटिस की अगर हम बात करें तो देयर आर 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जो है इसमें बीमारी का पता भी नहीं चलता, ठीक है, मसला हो चुका होता है लेकिन आइडिया नहीं होता। तो इसका कोई एग्जैक्ट बायोमार्कर नहीं है कि हम फलां टेस्ट करवाते हैं और उसमें जाके हमें पता चले कि ये मसला हो चुका है, ठीक है। और बाज दफा लोग एक्सीडेंटली किसी वजह से सीटी स्कैन करवाते हैं या किसी और वजह से वो बॉडी का स्कैन करवाते हैं, तो फिर इस तरह की चीजें वहां पे भी रिफ्लेक्ट होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक कारीगर के पास आप गाड़ी लेके जाते हैं तो वो बाज दफा नीचे हमने गाड़ी नहीं देखी होती और वो मैं कहता हूँ यार इसका साइलेंसर का इशू है, आवाज ज्यादा आती है, और वो जब नीचे गाड़ी के जाके देखता है तो वो कहता है सर इसमें तो फलां चीज भी टूटी हुई है, इसमें फलां चीज ये ऐसा प्रॉब्लम करने जा रही है, ये इससे ये होने जा रहा है, और फिर हम कहते हैं कि ठीक है यार इसको भी ठीक कर दो। तो इसी तरह हमारी बॉडी का सिस्टम है कि हम किसी और वजह से जाते हैं और वहां पे जब हम टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट की वजह से जब वैल्यूज हमारी अब नॉर्मल आती हैं या स्कैन हम करवाते हैं तो वहां पे कुछ चीजें इंडिकेट होती हैं और इंडिविजुअल्स को पता चलता है कि इनको ये भी प्रॉब्लम है साथ। तो basically, the development of disease, stage 0. Stage 1 is asymptomatic disease, means there is no symptom, no indication that something has happened. And in third stage, some symptoms are there. For example, pain. और स्पेशली जो लेफ्ट पार्ट है जो एब्डोमेन का, वहां पे पेन फील होना। और ये पेन कैसी हो सकती है, ये बाज दफा सिंगल एपिसोड भी हो सकती है, एक बार हुई खत्म होगी। बाज दफा रेकरेंट इसको कहते हैं कि कभी हो जाती है कभी ठीक हो जाते हैं, और बाज दफा ये क्रॉनिक होती है। और क्रॉनिक किसको हम कहते हैं कि जो लंबे अरसे के लिए होती है, कि दर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो फिर ज़ाहिर है हम मेडिकेशन की तरफ जो है या हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ मूव करते हैं। इसके अलावा एक और इंडिकेटर है कि डायरिया, और डायरिया या बाज दफा जो है वो कॉन्स्टिपेशन, और इसकी बेसिकली आप कह लें कि बाउल मूवमेंट जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है और इंडिविजुअल को समझ नहीं आ रही होती है। यूजुअली क्या होता है कि हम कभी कोई लैक्सेटिव चीज खाएं तो हमें पता चल जाता है कि हमें जो है ना वो हमारा स्टूल जो है वो लैक्सेटिव साइड पे जाने जा रहा है, उसका वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो खत्म होने जा रही है। और बाज दफा हम पानी कम पिए या फाइबर रिच फूड जो है उनको कम इस्तेमाल करें, तो उससे भी हमें आइडिया हो रहा होता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा। तो ये इसके अलावा जो है सिगमेंटल कोलिटिस, ठीक है, और ये भी कोलिटिस जो है ये बेसिकली कह लें कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग्स ऑफ कॉलन, कॉलन जो है उसका इन्फ्लेम हो जाना, ठीक है, ये भी इंडिकेटर है इसका सेकंड स्टेज के ऊपर। और लास्ट इसकी अगर हम स्टेज की बात करें, फोर्थ स्टेज की हम बात करें, तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती है, फिर फिजिकली इंडिकेट होना शुरू हो जाता है कि ये मसला हो चुका है। जैसे एक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एप्सिस। एप्सिस है ये बेसिकली लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस को कहते हैं, कि किसी खास एरिया में पस का जो है वो इकट्ठा हो जाना, ठीक है। इसी तरह फ्लेगमन, ठीक, फ्लेगमन जो है ये प्रॉब्लम हम बोलते हैं कि जब एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इससे सबक्यूटिनस जो सरफेस होती है वो अफेक्ट होती है। मींस के अगर जो इंटेस्टाइन है उसकी 4 लेयर्स हैं, तो वो लेयर्स जो है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं, डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, और लेयर्स के अंदर आर्टरीज जो है ना वो बेसिकली एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह ऑब्स्ट्रक्शन का प्रॉब्लम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फिस्टुलाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। फिस्टुला किसको कहते हैं
कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक एक अबनॉर्मल जो है ना वो पैसेज बन जाता है, कनेक्टिविटी हो जाती है। तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अगर डायवर्टिकुलाइटिस हो चुकी है और वहां से फिस्टुला बन के वो गाल जो आपका वो ब्लैडर है जो यूरिनेशन के लिए यूज हो रहा है उस तक वो कनेक्ट कर देता है जाके, तो फिर ये फीकल मास जो है ना ये यूरिन के अंदर जाके शामिल होना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही आएगा कि वहां पे इन्फेक्शन हो जाएगी, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाना वो भी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो है वो चीजें आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली यूरिन का पैसेज जो है वो फीकल मास की एक्सक्रीशन के लिए यूज होना शुरू हो जाएगा, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। ब्लीडिंग का एस्पेक्ट आ जाएगा। ये ब्लीडिंग क्यों होती है ये मैंने आपसे पहले शेयर की है, ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं आगे स्लाइड्स में मजीद क्लियर हो जाएगी ये चीज, कि वहां पे आर्टरीज जो है ना वो एक्सपोज हो जाती हैं, और आर्टरीज जो है वो बाज दफा जब वहां से कोई रफिश टाइप स्टफ वहां से गुजरता है तो उनको डैमेज करता है। और अल्टीमेटली, और ब्लीडिंग से मुराद है फ्लैश ब्लीडिंग, यानी एक बंदा वॉशरूम गया है और वहां पे फीकल मास उसने जब एग्जिट किया है तो उसके बाद उसको ब्लीडिंग जो है ना वो आती है फ्रेश ब्लड की, तो ये इसका एक इंडिकेटर हो सकता है। इसी तरह सेप्सिस का प्रॉब्लम है। सेप्सिस हम कहते हैं कि जिसमें बेसिकली जो लोकल इन्वीजन होना शुरू हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी एक हिस्सा जो इन्फेक्टेड है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, टॉक्सन्स, उनकी एंट्री का रास्ता जो है वो खुल जाता है। तो ये जो मैंने आपके साथ प्रॉब्लम शेयर की हैं ये सारी सीवियर फॉर्म्स हैं, और इनसे फिर जो है ना वो इंडिविजुअल को रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है कि उसको डायवर्टिकुलाइटिस हो चुकी है। जबकि डायवर्टिकुलोसिस की अगर हम बात करें तो वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसमें डिजीज जो है ना वो अपने सिम्टम्स जो है वो शो नहीं करती। तो इनको भी अच्छी तरह याद कीजिएगा जो इसकी स्टेजेस हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो इंडिकेटर्स हैं, और इंडिकेटर्स जिनको हम सिम्टम्स का नाम दे रहे हैं, तो सिम्टम्स में सीवियर पेन इन द लोअर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन एज वेल एज द डिस्टेंशन, एब्डोमेन का बेली पोर्शन का बाहर की तरफ एक्सटेंड करना। सेकंड है नॉजिया एंड वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और ये हमें पता लग जाना चाहिए कि अगर हमें कोई फूड हमने कोई ऐसी नहीं खाई कि जिसकी वजह से या कोई ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं गए कि जहाँ पे हमें वॉमिटिंग आने वाली है, तो फिर वॉमिट क्यों आ रही है, तो देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस। इसी तरह मार्क चेंजेस इन द बाउल हैबिट्स, और मैंने आपसे बात की है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाना या डायरिया हो जाना। डायरिया से जान छूटी है तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, कॉन्स्टिपेशन खत्म हुई है तो डायरिया हो गया। अगर इस तरह की कंडीशन जिसमें बाउल मूवमेंट जो है, बाउल हैबिट्स जो हैं वो एक कंसिस्टेंसी की तरफ नहीं जा रही, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। चिल्स एंड फीवर एक प्रॉब्लम है भाई। ठीक है, और अगर किसी को फीवर होता है तो फीवर कई रीजन से हो सकता है, कई किस्म की इन्फेक्शंस और इन्फ्लेमेशंस को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, लेकिन एक इंडिकेटर ये भी हो सकता है कि डायवर्टिकुलाइटिस है। जब फीवर जो है वो ज्यादा सा चले और उसकी काजेस का पता ना चल रहा हो तो फिर लोग जो है वो उसको ढूंढते हैं कि भाई अननोन फीवर जो है वो उसकी रीजन क्या हो सकती है, तो फिर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिंग के ऊपर जो है वो, डायग्नोसिस के ऊपर जो है वो ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। डायवर्टिकुलाइटिस अगर लोअर लेवल पे है जिसको हम माइल्ड बोलते हैं, तो माइल्ड लेवल पे क्या हो सकता है कि फर्स्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि रेस्ट करने से जो है वो सिचुएशन बेहतर हो सकती है, हीलिंग का प्रोसेस हो जाए। एंटीबायोटिक्स जो है उनको यूटिलाइज करना, ये मेडिकल पॉइंट ऑफ से जो मेडिकल थेरेपी आ जाती है। तो आगे कुछ स्लाइड्स में मैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। मकसद ये नहीं है कि आप इनको सजेस्ट करना शुरू कर दें या सेल्फ जो है वो यूज करना शुरू कर दें, जस्ट एक आइडिया देना है कि ये बेसिकली एंटीबायोटिक्स हैं। मकसद क्या है कि जो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोड है उसको खत्म किया जाए। ठीक है, इसके अलावा चेंजेस इन डाइट जो है ना वो करनी पड़ती है। ठीक है, तो डाइटरी चेंजेस जो है वो हमारा लास्ट सेगमेंट होगा इस टॉपिक का, और उसमें मेनली हम किस चीज के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे कि ज्यादा जो है वो फाइबर जो है ना उसका इंटेक हमने इस वाले केस में कम करना होगा, क्योंकि फाइबर जितना ज्यादा, रफेज जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका इन्फ्लेमेशन को जाके डिस्टर्ब करने का चांस जो है वो बढ़ जाएगा। तो ये समरी है भाई जिसको हमने अभी तक डिस्कस की है। डायवर्टिकुला, और डायवर्टिकुला जो है उनको जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वो डायवर्टिकुलाइटिस बन जाती है, और इसको हम विजुअलाइज करें तो हमें इस फॉर्म में ये इंडिविजुअल्स के अंदर जो है वो
अपीयर होती है और इसका इंटीरियर जो पोजीशन है वो हमें इस तरह की नजर आती है। ये एंटीबायोटिक्स जो स्पेशली रेकमेंड की जाती हैं इस की ट्रीटमेंट के अंदर, तो ये ओरल भी यूज होती हैं और इंट्रावेनस भी यूज होती हैं। तो डिपेंड करेगा कि अगर एक्यूट प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर जो है वो ओरल की निस्बत पहले इंट्रावेनस की तरफ फोकस करेंगे और उसके बाद फिर ओरल रूट जो है उसको सिर्फ प्रेफर किया जाता है। कुछ मेडिसिन हैं वो अकेली यूज की जा रही हैं और कुछ कम्बिनेशन के अंदर जो है वो यूज की जा रही हैं। कुछ मेडिसिन हमारी सोसाइटी में हम इनके अक्सर के नाम जानते हैं, जैसे इमोक्सिलिन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये कॉमनली हम यूज करते हैं पाकिस्तान के अंदर भी। ये ओरल और एक और स्लाइड है जिसमें ओरल और इंट्रावेनस के ऑप्शंस हैं, उनको अलहदा करके दिखाया गया है कि ओरल रूट के लिए कौन सी मेडिसिन यूज करनी है और किस कम्बिनेशन में यूज करनी है, और इंट्रावेनस यूज के लिए ड्रिप के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू अगर यूज करनी है तो फिर क्या क्या ऑप्शन होंगे। एक और आउट पेशेंट मेडिकल थेरेपी लिखी गई है। मीन्स के हॉस्पिटलाइज नहीं होता इंडिविजुअल, आउट पेशेंट पेशेंट जाता है। जो आप पाकिस्तान में भी देखें तो हॉस्पिटल्स के दो सेक्शन होते हैं, तो एक जहाँ पे मरीजों को दाखिल कर लिया जाता है और दूसरा जिसको हम ओपीडी बोलते हैं कि पेशेंट जाते हैं वहाँ पे और 2 बजे 3 बजे से पहले पहले वहाँ से वो मेडिसिन लेके, जस्ट लाइक जैसे हम डॉक्टर्स को विजिट करते हैं तो उनको मेडिकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ऑगमेंटन भाई बड़ा कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है पाकिस्तान में भी अगर हम देखें, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शो किया है सिप्रोफ्लॉक्सन, कि कुछ के नाम आपके जहन में आ जाए कि ये। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। प्रॉब्लम यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गले का हो, इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के किसी और हिस्से में हो, तो बेसिकली लोग जो है वो इनको यूटिलाइज करते हैं। तो डाइट थेरेपी में मूव करने से पहले यहाँ से हम बाद में शुरू करते हैं, तो अब हम कुछ जो है ना वो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है ये बेसिकली कह लें कि डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शनिंग के बारे में, कि हाउ डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क्स। तो ये बड़ा अच्छा, मुझे यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने कोट किया हुआ है, वन कैन नॉट थिंक वेल। ठीक है, फिलोसफर नहीं बंदा बन सकता अगर उसको भूख लगी हो, उसने खाया प्रॉपर ना हो। लव वेल, ये आप ज्यादा बेहतर समझते होंगे। स्लीप वेल, भूखे बंदे को नींद भी नहीं आती। इफ वन हैज नॉट डाइंड वेल, तो जिसने खाना या जिसने पेट भर के खाया हो तो मशवरे भी बड़े अच्छे देता है, अक्लमंद भी बड़ा नजर आता है, और वो कह लें कि डे टू डे एक्टिविटीज भी बड़ी अच्छी परफॉर्म करता है और नींद भी उसको जो है वो अच्छी आती है। ठीक है, तो अब ये सिस्टम जो है हमारा, ये बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इसके अंदर, इनको हम विजुअलाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। तो आप काइंडली इसको गौर से सुनिएगा। Across the whole planet, humans eat on average between 1 and 2.7 kilograms of food a day. That's over 365 kilograms a year per person, and more than 28,800 kilograms over the course of a lifetime. And every last scrap makes its way through the digestive system. Comprised of 10 organs covering 9 meters and containing over 20 specialized cell types, this is one of the most diverse and complicated systems in the human body. Its parts continuously work in unison to fulfill a singular task, transforming the raw materials of your food into the nutrients and energy that keep you alive. Spanning the entire length of your torso, the digestive system has 4 main components. First, there's the gastrointestinal tract, a twisting channel that transports your food and has an internal surface area of between 30 and 40 square meters, enough to cover half a badminton court. Second, there's the pancreas, gallbladder, and liver, a trio of organs that break down food using an array of special juices. Third, the body's enzymes, hormones, nerves, and blood all work together to break down food, modulate the digestive process, and deliver its final products. Finally, there's the mesentery, a large stretch of tissue that supports and positions all your digestive organs in the abdomen, enabling them to do their jobs. The digestive process begins before food even hits your tongue. Anticipating a tasty morsel, glands in your mouth
start to pump out saliva. We produce about 1.5 liters of this liquid each day. Once inside your mouth, chewing combines with the sloshing saliva to turn food into a moist lump called the bolus. Enzymes present in the saliva break down any starch. Then your food finds itself at the rim of a 25-centimeter long tube called the esophagus, down which it must plunge to reach the stomach. Nerves in the surrounding esophageal tissue sense the bolus's presence and trigger peristalsis, a series of defined muscular contractions. That propels the food into the stomach, where it's left at the mercy of the muscular stomach walls, which pound the bolus, breaking it into chunks. Hormones secreted by cells in the lining trigger the release of acids and enzyme-rich juices from the stomach wall that start to dissolve the food and break down its proteins. These hormones also alert the pancreas, liver, and gallbladder to produce digestive juices and transfer bile, a yellowish-green liquid that digests fat, in preparation for the next stage. After 3 hours inside the stomach, the once shapely bolus is now a frothy liquid called chyme, and it's ready to move into the small intestine. The liver sends bile to the gallbladder, which secretes it into the first portion of the small intestine, called the duodenum. Here, it dissolves the fats floating in the slurry of chyme so they can be easily digested by the pancreatic and intestinal juices that have leached onto the scene. These enzyme-rich juices break the fat molecules down into fatty acids and glycerol for easier absorption into the body. The enzymes also carry out the final deconstruction of proteins into amino acids and carbohydrates into glucose. This happens in the small intestine's lower regions, the jejunum and ileum, which are coated in millions of tiny projections called villi. These create a huge surface area to maximize molecule absorption and transference into the bloodstream. The blood takes them on the final leg of their journey to feed the body's organs and tissues. But it's not over quite yet. Leftover fiber, water, and dead cells sloughed off during digestion make it into the large intestine, also known as the colon. The body drains out most of the remaining fluid through the intestinal wall. What's left is a soft mass called stool. The colon squeezes this byproduct into a pouch called the rectum, where nerves sense it expanding and tell the body when it's time to expel the waste. The byproducts of digestion exit through the anus, and the food's long journey, typically lasting between 30 and 40 hours, is finally complete. TED-Ed is a non. चलिए, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में हमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और ये कैसे फंक्शन करता है। जी, ये जो हमारा सेकंड ट्यूटोरियल है ये फोकस कर रहा है जो हमारा आज का टॉपिक है, इसको काइंडली आप जरा अच्छे, मैंने काफ़ी हद तक चीज़ें एलैबोरेट कर दी हैं, तो मज़ीद जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसके बाद बेहतर हो जाएगी। Diverticula, or a single diverticulum, is this pouch that forms along the walls of a hollow structure in the body, kind of like a cave. Usually we talk about these caves or pouches in the context of the large intestine, so it would be a colonic diverticula. But it can also happen in the small intestine as well as other hollow structures in the body. The walls of the large intestine are made up of several layers, starting with the inner layer, the mucosa, then the submucosa, then muscle layer, and finally the serosa. Sometimes these little outpouches include all the layers from mucosa to serosa, and these are called true diverticula, and sometimes only the mucosa and submucosa poke through the muscle layer, and these would be called pseudo or false diverticula, where the muscle layer isn't included and the mucosa and submucosa are covered only by serosa.
Most of the time, diverticula in the large intestine are false diverticula. जी, यहाँ पे आप भाई अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करें कि ये बेसिकली जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी वॉल्स के 4 लेयर्स यहाँ पे बताई गई हैं, तो म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मसल्स एंड सिरोसा, और जो आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसमें आप देखें कि ये अगर चारों लेयर्स हैं वो बाहर की तरफ बल्ज कर चुकी हूँ, ठीक है, ये आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं 1 2 3, और ये चारों अगर बल्ज कर दें तो फिर हम उसको ट्रू डाइवर्टिकुला बोलते हैं। और अगर इसमें से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 नजर आ रही हैं 1 2 3, और ये 4th वाली जो है वहां पे नजर नहीं आ रही, तो अगर लेयर्स जो है वो 4 की बजाय वो कम जो है वो हों 2 हों फॉर एग्जाम्पल, फिर उसको हम सोटो या फॉल्स डाइवर्टिकुला का नाम देंगे, ठीक है। और सेकंड अंडरस्टैंडिंग ये है कि यहाँ पे कोलन का वर्ड यूज किया गया है, तो डाइवर्टिकुला जो है ना, इसमें एक चीज क्लियर कर लें कि ये जो हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम है इसमें किसी जगह पे भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा चांसेस बनते हैं ओइसोफेगल पार्ट के अंदर। ओइसोफेगल वो पार्ट है जो 25 to 30 सेंटीमीटर है जिसकी लेंथ, और बेसिकली यहाँ पे फूड जो है ना वो बड़ा तेजी से चंद सेकंड्स के अंदर जो है वो माउथ से बकल कैविटी से स्टोमक की तरफ ट्रेवल करती है, तो वहां पे भी इसके होने के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको आप एसोफिजियल डाइवर्टिकुला बोलेंगे। और अगर ये कॉलन में होती है तो फिर कॉलन का वर्ड जो है वो साथ ऐड करेंगे। It's thought that the formation of colonic diverticula is a result of high pressures that literally push on the walls such that they bubble out and form these pouches. Now remember that the large intestine has this smooth muscle layer, right? And it's able to contract using that muscle layer, just like any other muscle we contract, except that we can't consciously control these because it's smooth muscle rather than skeletal muscle. This smooth muscle contraction accomplishes a couple things, like mixing ingested food and moving digested food toward the end of the line. Whenever it contracts, though, higher pressures are generated inside the lumen, since it's sort of like being squeezed and compressing the air inside. And normally you'd imagine that the higher pressure would be equally felt throughout the lumen, right? Well, it's thought that contractions in patients with diverticula are exaggerated or abnormal in some way, which causes an unequal distribution of pressure, with some specific areas having really high pressures during these contractions. It's not quite clear exactly what leads to these abnormal contractions, but some studies suggest it might have something to do with the smooth muscle itself. Now let's take a step back and think about something called Lawlers Law, which says that the pressure on the wall of a cylinder is proportional to the inverse of its diameter. So as diameter decreases, pressure increases. In other words, a really small cylinder is going to feel a lot more pressure on its walls than a really large cylinder. Similarly, since the sigmoid colon is the smallest portion of the colon in diameter, it's subject to relatively high pressures according to Lawlers Law, basically the spot in the large intestine where the walls get pushed on the hardest. ये वाला पोर्शन जो है जिसको सिगमेंट कॉलन का नाम दिया जा रहा है, इसका डाया जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है, तो अभी हमने देखा है कि जितना डाया जो है वो किसी एरिया का कम होगा वहां पे प्रेशर जो है उसका बिल्ड होने के चांसेस जो है वो ज्यादा है. The sigmoid colon is therefore where most diverticula form. Additionally, diverticula tend to form in the spots where the blood vessels that supply the intestinal walls traverse the muscle layer. This spot is slightly weaker, making it more likely for diverticula to form. As that diverticula forms, that blood vessel responsible for wall weakness becomes separated from the intestinal lumen only by mucosa, and is therefore subject to injury and predisposed to rupture, meaning blood gets... जी, ये भी मैंने आपके साथ पहले बात की है कि ये जो 4 लेयर्स हैं जिसमें म्यूकोसा और सब म्यूकोसा, इसका नाम आपने सुना है, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो एक आध लेयर जो है वो कम होने की वजह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये बेसिकली एक्सपोज होना शुरू हो जाती है, और फिर जब कोई फूड स्टफ यहाँ से गुजरेगा और गुजरते हुए यहाँ पे वो अगर स्टक करता है तो अल्टीमेटली यहाँ पे चांसेस हैं इनके रप्चर होने के, ठीक है, तो ब्लड वेसल्स कैन रप्चर into the large intestine, which would then be passed to the stool. And this is known as hematochezia or rectal bleeding. This problem is known as hematolysia. Hemolysis हमने breakdown of red blood cells जो है वो पढ़ा हुआ है पहले, तो
हिमेटोलीजिया रेक्टियल ब्लीडिंग को शो करते हैं, और ये ब्लीडिंग जो है वो स्टूल के अंदर या स्टूल के फौरन बाद जो है वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करती है। और आ कहाँ से रही है कि यही जो हमारे जो डाइवर्टिकुला, जिनमें डाइवर्टिकुलाइटिस होने की वजह से इन्फ्लेमेशन हो चुकी थी, और उसकी वजह से फिर इनका जो ब्लड वेसल्स थी वो एक्सपोज हो चुकी है। But this bleeding is usually painless. Other associations with diverticula include things that either increase the stress of the walls of the intestine or decrease the strength of the intestinal walls. Fiber helps stool move more easily through the colon, so diets low in fiber can lead to constipation and make it harder for the colon to move small, hard stool. Having said that, the exact relationship between fiber and having diverticula, with or without symptoms, is not very clear. But dietary fiber is associated with a decreased risk of symptomatic diverticular disease. And on the flip side, a diet high in fatty foods and red meat is associated with an increased risk of symptomatic diverticular disease. There are also genetic causes of diverticula, like Marfan syndrome and Ehlers-Danlos, which are genetic disorders that affect connective tissue. Without strong connective tissue supporting and strengthening the colon wall, diverticula can begin to form. यहाँ पे हमने देखा है कि बेसिकली दो चीजें हैं जो वर्क कर रही हैं। नंबर एक तो ये स्ट्रेस ज्यादा, प्रेशर ज्यादा होना, उसकी वजह से बल्जिंग के चांसेस हो जाते हैं। और नंबर टू, इस वजह से चांसेस बन रहे हैं कि वहाँ पे जो लेयर्स हैं इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो उनकी स्ट्रेंथ वहाँ पे वीक हो जाती है। मस्कुलर्स हैं बेसिकली, तो अगर वो वीक हो जाती हैं तो वहाँ से भी बल्ज होने के चांसेस ज्यादा है। तो अब कॉजेटिव फैक्टर्स में हम देख रहे हैं कि उसने ब्रॉडली इनको कैटेगराइज किया है 3 फैक्टर्स के अंदर। तो फर्स्ट उसने ये बोला है कि अगर हम फाइबर का इंटेक कम रखते हैं तो अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस हैं, और ये डाइवर्टिकुला को प्रमोट करती है। तो अभी डाइवर्टिकुलाइटिस नहीं बात हो रही, डाइवर्टिकुला की बात हो रही है। और फैटी फूड्स ज्यादा खाना और रेड मीट को ज्यादा कंज्यूम करना, और इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का यहाँ पे नाम लिखा गया है कि ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज को डिस्टर्ब करते हैं, और अल्टीमेटली उनसे भी जो लेयर्स की स्ट्रेंथ है वो लोअर साइड पे जाती है। तो अल्टीमेटली इन तीनों की वजह से जो कॉलन है वहाँ पे डाइवर्टिकुला बन जाते हैं, और डाइवर्टिकुलोसिस वाली कंडीशन आ जाती है, जिसकी फर्दर जो वर्सन फॉर्म है उसको हम डाइवर्टिकुलाइटिस बोल रहे हैं। Having diverticula in the colon is called diverticulosis. And most of the time, people won't even know that they have diverticulosis because they don't have any symptoms. Sometimes people with diverticulosis have vague stomach pain, and occasionally the diverticula might bleed. But most... So basically, these are the indicators of diverticulosis. First thing should be kept in mind that it is asymptomatic. Usually, there are no symptoms, but sometimes there may be stomach pain and bleeding. Most of the time, when there are no symptoms, diverticulosis is discovered through a colonoscopy or CT scan that might be done for another reason entirely. Sometimes, though, the diverticula can become inflamed, and this is known as diverticulitis. Itis meaning inflammation, right? Although inflammation can happen when fecal matter or fecaliths become lodged in the diverticula, this is thought to actually be less common, and really inflammation is thought to happen more often due to erosion of the diverticular wall from higher luminal pressures. Erosion and inflammation most commonly causes pain in the left lower quadrant. जी, ये बड़ी सिंपल डेफिनेशन भाई, अगर इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकती। Diverticulosis is known as having diverticula. So this is simply known as diverticulosis, and having inflamed diverticula is known as diverticulitis. ठीक है, तो ये दोनों को बड़ा सिंपल एक एक दो दो लेटर्स के अंदर जो है ना यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया गया। तो मेन रीजन एक उसने ये बोला है कि इन्फ्लेमेशन होने की, कि यहाँ पे फिल्थी मास जो है वो स्टक कर सकता है, और दूसरे नंबर पे उसने ओरियन का प्रॉब्लम बोला है कि प्रेशर का कम ज्यादा होने की वजह से जो वीकर एरियाज है वहां पे स्किन जो है वो अरप्ट कर सकती है, रूट कर सकती है। ठीक है, और उसके बाद जो फिर ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनसे हमें आइडिया होना शुरू हो जाता है। जबकि डाइवर्टिकुलोसिस में उसने बोला है कि एक्सीडेंटली फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन करवाया बॉडी का या किसी और पर्पस के लिए एक्सरे करवाया तो फिर इसका आइडिया होता है। Diverticulitis is